अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन के अगले वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्ट डिलीवरी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो एक प्रोजेक्ट हमने डिलीवर करना होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जो चाहे वो प्रोग्रामिंग का हो, डेवलपमेंट का हो काम, या नो कोड ऑटोमेशन का हो, उसमें जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, मल्टीपल फेजेस होते हैं। और उन फेजेस में क्लाइंट एनवायरनमेंट और रिक्वायरमेंट से लेके प्रोजेक्ट डिलीवरी और पैकेजिंग तक जो पूरा साइकिल होता है उसमें जो डेवलपमेंट है, यानी हमने रैग एजेंट बनाना है या चैटबॉट बनाना है या उसमें कौन सी नोड्स यूज़ करनी है, कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी है, जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो सिर्फ एक फेज़ होता है, एक स्टेज होती है उसके अंदर, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि उससे पहले कुछ स्टेजेस होती हैं और उसके बाद कुछ स्टेजेस होती हैं। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए क्या करना पड़ता है। जब हमें कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से, तो हमने किस तरह से रिक्वायरमेंट से लेके उसको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होता है। और ये जो मैंने आज तकरीबन 7 फेजेस या स्टेजेस लाइन आउट की हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही हों। आपके क्लाइंट या एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए इससे कम भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, तो अगर हम सबसे पहली जो चीज़ अगर देखें तो सबसे पहले है कि आपने क्लाइंट के एनवायरनमेंट को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है। क्या वो ऑन प्रेमिसेस काम चाहता है, या उसका जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑन प्रेमिसेस हैं या क्लाउड में हैं या हाइब्रिड है। किस तरह का उसका करंट एनवायरनमेंट है, ताकि उसके मुताबिक आप डिज़ाइन करें और डेवलपमेंट करें। और उसके बाद फिर आपने वर्कफ्लो को डिज़ाइन करना है। लेकिन जो एनवायरनमेंट की स्टडी है उसके और डिज़ाइन के दरमियान में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल टॉपिक है और उसको समझना और करना, ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं समझते तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। क्योंकि आपने अगर रिक्वायरमेंट को सही तरह से नहीं समझा और आपने किसी और पर्सपेक्टिव में उसको बिल्ड कर दिया, तो वो हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा ना करे और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें रिक्वायरमेंट्स की डिस्कशन नहीं होगी, उसमें बाकी सारे स्टेप्स होंगे। कि सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्लाइंट के एनवायरनमेंट को समझना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो कहाँ पे होस्ट करते हैं, क्लाउड में करते हैं या ऑन प्रेमिसेस करते हैं। उसके बाद फिर आपने बिल्ड करना शुरू करना है, डिज़ाइन करना है रिक्वायरमेंट्स के बाद। और जब आप डिज़ाइन कर लें, उसके बाद बिल्ड, उसको टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद एक जो चीज़ होती है वो है कि आपने नेमिंग कन्वेंशन या एनोटेशन है वो ध्यान से रखनी है, ताकि जो आप वर्क फ्लो डिज़ाइन कर रहे हो वो डिस्क्रिप्टिव हो, यानी वो समझ में आने वाला हो। अगर आप वो किसी को हैंड ओवर कर दें, क्लाइंट को या किसी टीम मेंबर को भी, तो उसको पता हो कि ये नोड आगे क्या कर रही है, उनको लेबलिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जब आप डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करना है या डिप्लॉय करना होता है। अब यहाँ पे वेरिएशन हो सकती है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो इन चीज़ों को मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो जब आपने एक्सपोर्ट करना है, हम इस यहाँ पे एक सिंपल जो प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि जो आपने सिंपली जो उसको एक्सपोर्ट करना है और या डाउनलोड कर देना है, और दूसरी साइड पे क्लाइंट ने उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये एक सिंपल सिनेरियो है, सिंपल मेथड है। और उसके बाद आपने क्रीडेंशियल्स की एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, क्योंकि क्रीडेंशियल्स जो हैं वो सेपरेटली आपने हैंड ओवर करने हैं। क्रीडेंशियल्स जो हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला होता है, क्योंकि उसके अंदर टोकन्स और कीज़ होती हैं, तो वो आपने उनको सेपरेटली, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के कौन कौन से क्रीडेंशियल्स यूज़ होंगे और कौन कौन सी API कीज़ यूज़ होंगी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपने सेपरेट करनी है। ये तो था पांचवा मरहला। उसके बाद छठा मरहला ये है कि आपने सेटअप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे, जैसे कि एक रीडमी फाइल है या एक MD फाइल होती है, या आप वर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपने सेटअप इंस्ट्रक्शंस देनी है। और वो एक छठा मरहला है या छठा स्टेज होता है
प्रोजेक्ट डिलीवरी का। और उसके बाद 7वीं स्टेज होती है कि आपने उसको पैकेज करना है, इन सारी चीज़ों को पैकेज करके फिर आपने उसको क्लाइंट को डिलीवर कर देना है या ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर कर देना है। ये आपके 7 जो हैं वो बेसिकली स्टेप हैं। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं। अब इसमें अगर हम सबसे पहला स्टेप देखें कि क्लाइंट के एनवायरनमेंट को समझना, अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि क्लाइंट का एनवायरनमेंट जो है वो क्लाउड पे होस्टेड उनके सिस्टम है, उनके एप्लीकेशंस हैं, या उन्होंने ऑन प्रेमिसेस की हुई हैं यानी कि सेल्फ होस्टेड हैं। उसके मुताबिक आपको अपना डिज़ाइन और अपनी डेवलपमेंट करनी होगी, ताकि जब आप इसको पोर्ट करें या उनके सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई सरप्राइजेज ना हो। दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि आपने जो उनका अगर उनके पास ऑलरेडी N8N की इंस्टेंस है तो उसका वर्जन क्या है वो आपने चेक कर लेना है कि आपका और उनका वर्जन मैच करता है या नहीं, क्योंकि अगर वर्जन का डिफरेंस होगा तो हो सकता है जो टूल्स या सर्विसेज आप यूज़ करें वो उनके वर्जन में अवेलेबल ना हो, और आप अगर सारा काम करने के बाद ये चीज़ चेक करेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो सकता है और क्लाइंट पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि आपने क्रेडेंशियल्स या ऑथेंटिकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान ये करना है, क्योंकि उसमें आपको देखना ये होता है कि जो सर्विसेज आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जीमेल है या स्लैक है या और दूसरे जो सर्विसेज होती हैं, क्या वो यूज़ करते हैं या नहीं। क्योंकि जब आपने वो सर्विसेज अब इंटीग्रेट करनी है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो आपने उनकी एपीआई कीज़ उसी तरह से फिर जनरेट करनी होती है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है। तो आपने ये कंफर्म करना है कि क्या वो सर्विसेज यूज़ करते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आप वो सर्विसेज इंटीग्रेट कर दें और एपीआई कीज़ की डॉक्यूमेंटेशन दे दें जो उनके पास तो अवेलेबल ही ना हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट के लिहाज से आपने देखनी होती हैं। जो सेकंड फेज़ है कि आपने बिल्ड और टेस्ट करना है, यानी आपने एक्चुअल डेवलपमेंट करनी है और उसके बाद टेस्टिंग करनी है। तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी इंस्टेंस के अंदर उसको बिल्ड करेंगे और उसको टेस्ट भी करेंगे। और इसमें आपने जो एपीआईज़ की यूज़ करनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपने क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं तो हार्ड कोडिंग नहीं करनी। ये एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी किस्म की हार्ड कोडिंग नहीं करनी। आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, एपीआई कीज़ यूज़ करनी है। आपने ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेव करनी है, या एपीआई कीज़ जो हैं वो आपकी प्रॉपर क्रेडेंशियल फाइल में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ उसके अंदर आपके जो जेसन है उसके अंदर हार्ड कोडेड नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा आप जो भी नोड्स हैं उनको मैनुअली टेस्ट करके देखें, सेपरेट टेस्ट करके देखें कि नोड्स काम कर रही हैं या नहीं। यानी इधर से जो पहली जो नोड है वहाँ से अगर इनपुट आ रही है तो अगली में वो प्रोसेस होके उसकी आउटपुट निकल रही है या नहीं। तो किस तरह से ये आपस में कनेक्ट हो रही हैं और एंड टू एंड काम कर रही हैं, यानी आपने टेस्टिंग प्रॉपरली करनी है। एक चीज़ जो बड़ी कॉमनली देखी जाती है कि जब प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती तो सिस्टम जो है आपका काम जो है जब वो क्लाइंट के एनवायरनमेंट में रन होता है तो वो रन नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई होती। तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो सकती है। तो इसलिए टेस्टिंग प्रॉपर कीजिएगा। इसका एक हल ये है कि आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सैम्पल डाटा फाइल, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि जो डाटा है वो क्लाइंट ने डेटाबेस से यूज़ करना है मिसाल के तौर पे, तो आप उनके डाटा का एक सैंपल ले सकते हैं। वो सैंपल आप एक्सेल शीट में डाल के मैनुअली टेस्ट कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो को। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप उनका जो रियल टाइम डाटा है या जो भी वो सैंपल आपको रियल टाइम देंगे जिसके साथ आके आपके वर्कफ्लो ने इंटीग्रेट करना है, वो आप एक मैनुअली अपने लोकली गूगल शीट में डाल के टेस्ट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे बिहेव करेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा एरर हैंडलिंग इसके अंदर ज़रूर करें कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर आता है वर्कफ्लो के अंदर तो फिर आपने क्या करना है, उसको हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो कि जिसको हम स्टेज तो नहीं कह सकते, लेकिन वो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात आप जब नोड्स ऐड करते हैं तो आप उनके नाम चेंज नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप नोड कोई भी ऐड करें तो उसको लेबल कर दें, उसको एनोटेट कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आप लेट्स से गूगल शीट को ऐड करते हैं तो बजाय इसके कि उसके ऊपर गूगल शीट लिखा हुआ हो तो आप उसको लिख दें कि गेट डाटा फ्रॉम गूगल शीट फॉर एग्जांपल। तो वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाता है। जब आप उसको हैंड ओवर करेंगे, अगर कोई दूसरा डेवलपर उसको देखता है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गूगल शीट से डाटा लिया जा रहा है, या उसका जो भी काम आप उससे करवा रहे हैं वो थोड़ा सा उसको उस हिसाब से उसको एनोटेट कर दें या लेबल कर दें। और इसके अलावा हर जगह पे जहाँ पे भी हो सके नोट्स या कमेंट्स ज़रूर डालें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है।
और इसके अलावा जो भी नोड्स कनेक्टेड होती हैं लॉजिकली इकट्ठी होती है, मिसाल के तौर पे अगर आपने रैग का एजेंट बनाया और उसमें एक सेक्शन जो है जिसमें रैग पाइपलाइन है जहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है या जो डाटा आ रहा है उसकी एम्बेडिंग होके वेक्टराइजेशन हो रही है और वो डाटाबेस में सेव हो रही है, तो वो एक सेक्शन है। तो उसको आप एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो लॉजिकली नज़र आता है ये सारी जो नोड्स हैं ये मिल के एक काम कर रही हैं। तो इस तरह अगर आपके वर्कफ्लो में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं तो आप उनको मुख्तलिफ बैकग्राउंड दे के या स्टिकी नोट डाल के आप उनको उस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 पे जो अगली स्टेज है वो इंतहाई अहम है और वो है कि आपने वर्कफ्लो डिप्लॉय कैसे करना है। अब ये जो है ना ये वेरी करता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस होती हैं और मैं वैसे कोशिश करूँगा कि ये जितनी भी ऑप्शंस हैं इनमें से एक या दो आपको ज़रूर करवा दूँ। मिसाल के तौर पे एक तो सिंपल ऑप्शन है जो हम इस वक्त लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपने वर्कफ्लो को एक्सपोर्ट करना है या डाउनलोड करना है और उसके बाद क्लाइंट वाली साइड पे वो इंपोर्ट हो जाएगा। यानी आपने उसको जो जेसन फाइल है उसको आपने पैकेज करके क्लाइंट को भेज देनी है या एम्प्लॉयर को भेज देनी है या ऑर्गेनाइजेशन को भेज देनी है, जो भी आपका कस्टमर है। ये सिंपलेस्ट मेथड है। लेकिन इसके अलावा आप डॉकर कंटेनर के थ्रू भी, क्योंकि ये अगले जो बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना जाऊं, क्योंकि इसमें अब CI/CD पाइपलाइन के थ्रू हो सकता है, APIs के थ्रू हो सकता है, बहुत सारे बेशुमार तरीके हैं जिसमें बहुत सारी गिट कमांड्स होंगी, बैश कमांड्स होंगी, बहुत सारी कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इनमें से आपको एक मेजर जो है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है तो वो मैं आपको ज़रूर करवा के दिखा दूं, ताकि आपको पता हो कि अगर लेट्स से आपने मिसाल के तौर पे यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा क्या हो सकता है कि आप कंटेनर के थ्रू, डॉकर के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं, आप N8N क्लाउड की मैनेज्ड इंस्टेंस के थ्रू कर सकते हैं, आप गिट के थ्रू, गिट कमांड के थ्रू, CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू प्रॉपरली कर सकते हैं, या आप जो N8N की API है उसके थ्रू कर सकते हैं, गेट और जो रेस्ट मेथड्स हैं गेट और पोस्ट। और इसके अलावा अगर आप N8N का एक कस्टम नोड प्री लोडेड इंस्टेंस जो उसके अंदर आप प्री लोडेड वर्क फ्लो अगर आप डिलीवर करना चाहें आप उस तरह भी कर सकते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें अगर आप सुन रहे हो और आप नॉन टेक्निकल हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी करनी पड़े, आपको इनमें से कोई एक करनी पड़ेगी और मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से कोई एक जो थोड़ी सी मुश्किल वाली भी है वो भी आपको सिखा दूँ। वैसे तो आसान जो है वो ये है कि आप इसको डाउनलोड करें, जेसन फाइल को और क्रीडेंशियल्स को डाउनलोड करें सेपरेटली और उनकी डॉक्यूमेंटेशन बना के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस वो आप प्रोवाइड कर दें पैकेज में। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल पूरा डिलीवर करना पड़ता है प्रॉपर क्लाउड के ऊपर तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एक बेसिकली डिप्लॉयमेंट का एक पूरा प्रोसेस है। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो क्रीडेंशियल्स हैं वो जेसन के साथ नहीं देने, वो उसको सेपरेटली एक्सपोर्ट करना है। उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो मैं भी आपको बता सकता हूँ बाद में, और उसको हम थोड़ा सा आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जी, तो अगला जो 5वां मरहला है वो ये है कि आपने क्रेडेंशियल्स का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और उसके अंदर आपने क्या लिखना है। उसमें आपने सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि आपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं करने जेसन के साथ, वो सेपरेट रखने हैं। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट बताना है उसमें आपने बताना है कि कौन कौन से APIs आपको सेट करनी पड़ेंगी या यानी क्लाइंट को या कस्टमर को सेटअप करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी API चाहे वो करें या आप करें, लेकिन डॉक्यूमेंट आपने ज़रूर बनाना है। उसमें एक तो APIs की लिस्ट बताएं कि कौन कौन सी APIs या क्रेडेंशियल सेटअप करने पड़ेंगे और वो किस तरह करने हैं ये भी उसमें लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर Gmail आपने यूज़ किया है उसके अंदर तो आपने Gmail का OAuth सेटअप का तरीकाकार आपने बताना है कि वो किस तरह से होगा, कहाँ जाके होगा, पूरा प्रॉपर उसकी डिटेल देनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर क्लाइंट को खुद भी करना पड़े तो उसके लिए ये झंझलाहट ना हो, आसान हो। तीसरा आपने बताना है कि ये जो आप APIs या क्रेडेंशियल सेटअप कर रहे हैं ये क्या काम करते हैं, किस तरह से आपको हेल्प करते हैं। 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ ये कि आपने ये बताना है कि N8N के अंदर इनको किस तरह से एंटर करना है, यानी सेटिंग्स में जाके, क्रेडेंशियल्स में जाके किस तरह से आपने इनको सेटअप करना है, ये प्रॉपर गाइड करना है, बिल्कुल जैसे उनको कुछ नहीं पता। छठा स्टेप ये होगा कि आपने रीडमी फाइल एक देनी है। रीडमी फाइल क्या होगी, ये कोशिश करें कि टेक्स्ट फाइल ना हो, यानी नोटपैड फाइल ना हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो कम से कम, जिसमें आप बाकायदा हेडिंग के साथ चीज़ें डिफ़ाइन कर सकें और उसमें बता सकें कि आपने फॉर एग्जांपल प्री रिक्विजिट्स क्या हो सकते हैं उसके अंदर, कि अगर APIs इनेबल करनी है, मिसाल के तौर पे अगर आप Gmail यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी API इनेबल करनी पड़ेगी, या अगर वेब हुक्स
अगर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं उसका आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी पहले आपको हो सकता है कि क्लाइंट को पता ही ना हो कि इंपोर्ट किस तरह से करना है वर्क फ्लो को, तो आपने इंपोर्ट करने का तरीका डिफाइन करना है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है कि किस तरह से इसको इंपोर्ट करना है उन्होंने अपने N10 के एनवायरनमेंट के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपने यूज़ की हैं तो उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जिसमें यूज़ हुई हैं और उनको कैसे सेटअप करना है। ये ज़रूरी इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात कोई एक स्टेप भी अगर आप छोड़ देंगे तो वो उनके लिए परेशानी का बायस हो सकता है, या डिप्लॉयमेंट के टाइम पे अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात आप भी भूल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें अगर डॉक्यूमेंटेड होंगी तो आपको पता होगा कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल डाटा यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हदायत ज़रूर दें कि एग्ज़ाम्पल डाटा जो है वो किस फ़ाइल में और किस तरह से यूज़ करना है। और सातवां जो स्टेप यानी बिल्कुल एंड पे आपने इसको पैकेज करना है। अब आपके पास मिसाल के तौर पे 4 फाइल्स आ जाती हैं और जिसमें एक तो आपने एक्सपोर्ट किया वर्कफ्लो को, जेसन फाइल आ गई, फिर आपने एक रीडमी फाइल या डॉक्यूमेंट बनाया वो आ गई, फिर तीसरी फाइल आपने पीडीएफ बनाई फॉर एग्जांपल जिसमें क्रेडेंशियल्स के बारे में आपने डिटेल दी, वो आ गई। फिर आपने एक और फाइल जो फॉर एग्जांपल सैम्पल डाटा जो आपने टेस्ट के लिए यूज़ किया वही टेस्ट डाटा जो है वो आप उनको दे सकते हैं अगर उन्होंने इनिशियली टेस्ट करना हो, अपने रियल डाटा के साथ कनेक्ट करने से पहले एक दफ़ा वर्कफ्लो को टेस्ट करके देखना हो, या आपने खुद भी अगर फॉर एग्जांपल आप खुद डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपके पैकेज में टेस्ट डाटा होना चाहिए ताकि जब आप उनकी प्रेमिसेस पे जाके उनके सर्वर पे उसको सेटअप करें तो आपके पास टेस्ट डाटा हो। ये सारी चीज़ें एक पैकेज में, एक पैकेज जिसको डिप्लॉयमेंट फ़ोल्डर या डिप्लॉयमेंट पैकेज भी कह सकते हैं, उसमें डाल के आपने डिलीवर करनी है। अब डिलीवर किस तरह से करना है इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट, कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उसको रिसीव करना चाहती है। ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गिट हब के ऊपर एक रिपो बना के, प्राइवेट रिपो बना के उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ड्रॉप बॉक्स है या शेयर ड्राइव है, शेयर लोकेशन है, वहाँ पे आप उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप उनकी इंस्टेंस में खुद इसको इंपोर्ट कर दें या आप उनकी इंस्टेंस में खुद इसको डिप्लॉय कर दें या लोड कर दें। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन आपको ये सारी ऑप्शंस पता होनी चाहिए। तो ये थे तकरीबन 7 मैंने स्टेप्स या फेजेस बनाए हैं इस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जो आपकी ऑटोमेशन का होगा, N10 के वर्क फ्लो का होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 7 हो सकता है 4 हों, 3 हो सकता है 9 हो या 11 हो, डिपेंड करता है। लेकिन आपको इन जनरल आइडिया होना चाहिए कि कॉमनली ये होते हैं। और इसके अलावा अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पे अब हमने इन चीज़ों को आज थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे, मिसाल के तौर पे डिप्लॉयमेंट जो है वो कैसे होनी है, यानी सर्वर पे अगर करनी है तो किस तरह से आपने क्लाउड पे जाके इंस्टेंस क्रिएट करनी है, फिर किस तरह से उस पे आपने N10 को इंस्टॉल करना है, फिर किस तरह से अपना वर्क फ्लो जो है उसके ऊपर अपलोड करना है, वो सारा प्रोसेस जो है वो फिर सेपरेट वीडियोस में करेंगे। रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट्स इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है, उसको एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का मकसद ये था कि आपको एंड टू एंड थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सवाल करते थे कि सर किस तरह से क्लाइंट को डिलीवर करना है, सर इसको डिलीवर कैसे करना है। और बड़ा वैलिड सवाल था वो, क्योंकि डेवलपमेंट एक चीज़ है, ये पूरे प्रोसेस में अगर आपने नोट किया तो डेवलपमेंट तो सिर्फ एक स्टेज है, बिल्ड एंड टेस्ट। अब उससे पहले और उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें जो करनी पड़ती हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में हेड्स अप दे दूँ, बता दूँ। उम्मीद है कि ये आपके काफ़ी काम आएगा, आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी बेहतर हो गई होगी कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कैसे डिलीवर करना है। अब कोशिश मैं करूँगा कि इसमें जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़े, जिस हिस्से की, जिस फेज़ की डिटेल में बताने की ज़रूरत पड़े, तो इंशाल्लाह मैं अगले किसी भी लेक्चर में वो डिटेल में बता दूँगा। तो उम्मीद है ये आपके काम आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।